दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना मैं बता रहा हूं ऑनेस्टी पूर्वक आप लोग पढ़ लेंगे मेरे दोस्तों, आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगी। बस मैं सिर्फ वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। जैसे दोस्तों आप हमारा जो 12वां क्वेश्चन के बाद जो 13वां नंबर क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि सर भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का वर्णन करें। दोस्तों हम सभी को पता है कि एक समय था 1947 से पहले कि हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का। तो वही आपसे पूछा गया कि जब हमारे देश गुलाम थे तो उस समय हमारे सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज का रहन सहन कैसा था, इसके बारे में दोस्तों हम लोगों को वर्णन करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा हम लोग डिफिनेशन दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, गौर से देखिएगा। सबसे पहले मेरे भाई देखिए, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर हमारा बहुत आपका उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो उपनिवेशवाद दोस्तों जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देशों को अपने अधीन कर लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उपनिवेशवाद। जैसे दोस्तों भारत एक कमजोर देश था और उस समय अंग्रेजों ने भारत को कब्जे कर लिए थे, इस कारण भारत क्या हो गया दोस्तों, उपनिवेशवाद हो गए थे। ठीक है ना। तो देखिए भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन मतलब अंग्रेजों के जमाने की बात कर रही है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन हुआ। जब जितना दिन तक हमारे देश में दोस्तों अंग्रेज लोग आकर के शासन किए, हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसी परिवर्तन को दोस्तों हम लोगों को बारी बारी से क्या करना है, स्टडी करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मेरे भाई सामाजिक संरचना के बारे में, आखिर हमारे देश जब गुलाम था अंग्रेजों का उस समय सामाजिक स्थिति कैसे थी, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो जमींदार प्रथा की स्थापना। याद रखिएगा क्या बताएंगे मेरे भाई, जमींदार प्रथा की स्थापना। ब्रिटिश ने नई भू व्यवस्था लागू की जिससे पारंपरिक किसानों वर्ग कमजोर हुए और जमींदारों का प्रभुत्व बढ़ा। मेरे दोस्तों अंग्रेज सरकार जब हमारे देश में गुलाम बना के हमारे देश को रखा था, तब अंग्रेज लोग क्या करते थे भाई कि हमारे देश के जमीनों को दोस्तों छीन करके और हमारे ही देश के लोगों को दोस्तों वो क्या देते थे, रेंट पे देते थे, टैक्स पे देते थे। और मेरे दोस्तों टैक्स ना चुकाने पर उनकी जमीनों को छीन लिया जाता था। इससे क्या होती थी, गरीबों के जो किसान भाई थे, जो गरीब किसान भाई थे, उनके जमीन को छीन लेने से दोस्तों वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते थे। दूसरा पॉइंट से जाति व्यवस्था में परिवर्तन। आप सभी को पता है मेरे भाई कि हमारे देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही अंग्रेज सरकार आए और हमारे देश में दोस्तों उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिए। याद रखिएगा मेरे भाई क्या कर दिए, वो ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। अंग्रेजों ने जातियों का औपचारिक वर्गीकरण किया, जैसे जनगणना में जाति आधार का विभाजन, ये जो हम लोग हिंदू कितना है, मुस्लिम कितना है, सिख कितना है, ईसाई कितना है, ये सारे दोस्तों किसकी देन है, ये हमारा अंग्रेजों का देन है। उन्होंने जाति व्यवस्था को दोस्तों अलग अलग कंडीशनों में क्या क्या है, विभाजित किया है, जिससे जाति भेदभाव का और गहरा उत्पन्न हुआ। और जैसे दोस्तों जाति के आधार पर दोस्तों जैसे हम लोग बांटेंगे ना, हम लोगों के अंदर में दोस्तों जो दोस्ताना संबंध था वो हम लोगों को दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, हम लोगों के पास दोस्तों अब हो जाएगा दुश्मनी पैदा हो जाएगी। क्या हो गया सर, हमारा दुश्मनी पैदा हो जाएगी, है ना भाई। यहाँ पे वही चीज कह रहा था कि अंग्रेजों ने जाति व औपचारिक वर्गीकरण किया, जैसे जनगणना जाति का आधार पर विभाजन किया, मुस्लिम इतना, सिख इतना, ईसाई इतना। इसमें भी दोस्तों क्या हो गया कि जितने सारी जाति के लोग थे ना आपस में लड़ने लगे भाई कि मेरा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मेरा धर्म में सबसे ज्यादा लोग हैं। इसलिए दोस्तों मुसलमान हो या हिंदू या सिख हो, ईसाई हो, सबको दोस्तों वो आपस में क्या करते थे, लड़ाते थे। कौन, अंग्रेज सरकार क्या करते थे मेरे भाई, लड़ाते थे। नए धर्म, नए मध्यम वर्ग का उदय, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से शिक्षित वर्ग उभरा जिससे सामाजिक सुधार आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अब दोस्तों अंग्रेजी लोग आए और अंग्रेज लोग जब हमारे देश को गुलाम बना के रखा था तो उस समय अंग्रेज लोगों को कहना था कि हमारा देश में भले ही आपका देश है लेकिन हमारा यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसी व्यवस्था के आधार पर आप लोगों को चलना होगा। तो भारतीय लोगों ने पूछा आखिर क्या व्यवस्था से चलना होगा, तो कहा हमारे यहाँ पे अंग्रेजी स्कूल चलती है, हमारे यहाँ पे इंग्लिश माध्यम में हमारा पढ़ाई होती है, आपको भी इंग्लिश माध्यम में स्टडी करना होगा। तो मेरे दोस्तों भारत के जितने सारे लोग थे, जितने सारे स्टूडेंट्स होते थे, सभी स्टूडेंट्सों को दोस्तों अंग्रेजी माध्यम पे ही स्टडी करना पड़ता था मजबूरन। ठीक है, ये तो सर अभी हम लोग बात किए सामाजिक संरचना पर, ठीक है ना।
अब आते हैं सामाजिक संरचना के बाद अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, पश्चिमी शिक्षा मतलब होता है सर क्या, यूरोप कंट्री, याद रखिएगा यूरोप कंट्री मेरे भाई, जितने सारे यूरोप कंट्री है भाई उन सब को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी देश, ठीक है। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की जिससे विज्ञान, तर्क और आधुनिक सोच का विकास हुआ। अब क्या करने लगा भाई कि भारत में जैसे मैथ पढ़ाया जाता था, भारत में जैसे दोस्तों हिंदी पढ़ाए जाते थे, उन सब विषय को दोस्तों कम महत्व देने लगे और अंग्रेज सरकार ने जो दोस्तों नई नई शिक्षा लाई है उसे दोस्तों बढ़ावा मिला। जैसे हम बोल सकते हैं सर अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू किया। आधुनिक मतलब सर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे शिक्षा हासिल करना है, इसके बारे में दोस्तों उन्होंने आके हमारे देश में चर्चा किया। यह व्यवस्था उन्होंने अच्छा किया था भाई कि अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की जिससे विज्ञान, तर्क और दोस्तों आधुनिक सोच का विकास हुआ। और दोस्तों जब हम विज्ञान साइंस के बारे में पढ़ेंगे, हम लॉजिकल के बारे में पढ़ेंगे और हम दोस्तों आधुनिक सोच के बारे में जब स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे भाई हमें डेवलपिंग की ओर लेकर जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें डेवलपिंग की ओर लेकर जाएंगे, विकास की राह पर लेकर जाएंगे। ये अंग्रेजों की दोस्तों मुझे अच्छा लगा था कि उन्होंने ऐसा हमारे भारत के साथ किया था भाई, ठीक है। ये तो हमारा शिक्षा और संस्कृति पर प्रभाव था भाई। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय भाषाओं का हास्य, भारतीय भाषाओं को क्या किया गया मेरे भाई, हास्य किया गया है। क्या किया गया है, हास्य किया गया है। अंग्रेजी भाषा को प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा बना दिया गया। आप सभी को पता है मेरे भाई जब हमारे देश में अंग्रेज सरकार आकर के शासन करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे भाई अंग्रेजों की भाषा को ही महत्व दिया जाएगा, है ना भाई। अंग्रेजों की भाषा को ही दोस्तों कहीं ना कहीं महत्व दिए जाएंगे। तो अंग्रेजी भाषा को प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा बना दिया गया जिससे स्थानीय भाषा का महत्व घटा। जिससे क्या हुआ मेरे भाई, स्थानीय भाषाओं का क्या हुआ, महत्व घट गया। यानी भारत में जो बंगाली बोलते थे, भारत में जो तो खोटा बोलते थे, भारत में जो मुंडरी भाषा बोलते थे या संथाली भाषा बोलते थे या दोस्तों आप कुड़ुक भाषा बोलते थे, उन जितने सारे स्थानीय भाषा थे उन सब स्थानीय भाषा को दोस्तों दबा दिया गया और सारे लोगों से कहा गया कि अगर भारत में रहना है तो आपको अंग्रेजी शिक्षा का होना जरूरी है, आपका अंग्रेजी लैंग्वेज होना जरूरी है। जबरदस्ती दोस्तों भारत के लोगों के साथ ये दोस्तों आक्रमण की तरह कर रहे थे क्योंकि भारत के लोगों को कुड़ुक भाषा आती है, भारत बंगाली भाषा बोलते हैं, भारत के लोग खोटा भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोलते हैं। उस पर जबरदस्ती दोस्तों अंग्रेजी भाषा को थोपा जा रहा था। क्या किया जा रहा था, अंग्रेजी भाषा को थोपा जा रहा था। सांस्कृतिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण मतलब सर हमारा क्या हो गया सर, कल्चरल। क्या हो गया सर हमारा सांस्कृतिक जागरण का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, कल्चरल हो गई, ठीक है। तो भारतीयों में आत्मसम्मान और सामाजिक सुधार की भावना जागी, ठीक है। भारतीयों में आत्मसम्मान और सामाजिक सुधार की भावना जागी। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारक उभरे। और दोस्तों भारतीय संस्कृति में अगर हम बात करें, एक अच्छा काम अंग्रेजों ने ये किए कि भारत में जो सती प्रथा चल रही थी, जहाँ पे दोस्तों किसी भी महिलाओं के अगर पुरुष इंतकाल कर जाते थे, इस दुनिया से चल जाते थे, तो उसी की चिता में दोस्तों उस महिलाओं को जला दिया जाता था। इस व्यवस्था को दोस्तों अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिए, दूर कर दिए। उन्होंने एक अच्छा काम किए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे हमारे देश में, जैसे राजा राम मोहन राय, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब लोगों ने मेरे भाई क्या किए, समाज में सुधार करवाया है संस्कृति के तौर पे, ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या बात करें सर हम लोग, आर्थिक प्रभाव क्या हो, देखिए औद्योगिकरण का पतन हो गया, भारतीय हस्तलिपि और कुटीर उद्योग नष्ट हुए क्योंकि ब्रिटेन के बने माल आयात बढ़ा। अब दोस्तों भारत के जितने सारे फैक्ट्री थे वो अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया। गौर से सुनेगा, भारत में जितने सारे फैक्ट्रियां थी, सारे फैक्ट्रियों को दोस्तों अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिए, बंद कर दिया। जब अंग्रेज सरकार ने भारत के फैक्ट्री को बंद कर दिए तो वो दोस्तों विदेशी कंपनी के फैक्ट्री लाकर हमारे देश में स्थापित किए। जब वो विदेशी कंपनी हमारे देश में ला करके दोस्तों जब स्थापित किए, तब मेरे भाई उन्होंने क्या किया, तो बताएंगे सर वो जैसे विदेशी कंपनी भारत लाए तो मेरे भाई भारत के कच्चे माल को खरीद के वो दोस्तों पक्के माल तैयार करके भारतीय बाजार में वो ज्यादा कीमत पर बेचते थे, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, कृषि पर निर्भरता, भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन गया। हम सबको पता है सर कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या है भाई, हम सबको पता है कि भारत क्या है मेरे भाई, एक कृषि प्रधान देश है भाई, है ना। परंतु किसानों की स्थिति और खराब हो गई थी। कृषि प्रधान होने के बावजूद भी दोस्तों भारत
एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी वहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। क्यों खराब हो गया था सर? खराब होने का कारण ये था क्योंकि जो अंग्रेज लोग आकर के हमारे देश में शासन कर रहे थे, वो मेरे दोस्तों अंग्रेजों पे सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा दे रहे थे फैक्ट्रियों को। और दोस्तों हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे थे, जिस कारण से दोस्तों छोटे छोटे किसान जो थे ना मेरे भाई, वो पूरी तरह से कमजोर हो गए थे आर्थिक रूप से। ठीक है। आर्थिक शोषण, भारत को ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल के बाजार के रूप में उपयोग किया। अब दोस्तों आर्थिक शोषण कैसे किया भाई? आर्थिक रूप से तो अंग्रेज सरकार जितने सारे थे भाई, अंग्रेज सरकार के जितने सारे कंपनियां थी, वो क्या करते थे भाई? भारत के बाजारों से वो कच्चे माल को खरीद लेते थे। जैसे कपास खरीद लिए, ठीक है, कच्चे माल को क्या कर लेते थे मेरे भाई? वो कपास खरीद लेते थे कच्चे माल के रूप में, वो अपने देश ले जाते थे, उसे स्वेटर, चादर, कंबल वगैरह बना के भारतीय बाजार में दोस्तों इसे विभिन्न दामों पे बेचते थे, जिससे दोस्तों भारतीय किसानों या भारतीय लोगों पर दोस्तों काफी अत्याचार हुआ। ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट लिखना है तब जाकर आपको 5 मार्क्स मिले भाई। इतना ज्यादा पॉइंट लिखना होगा मेरे भाई, तब आपको जाकर के 5 मार्क्स मिलेगी। बस मेरे दोस्तों आप लोग स्टोरी सुनते जाइए भाई। ठीक है, आप लोग क्या करें मेरे भाई? स्टोरी सुनते जाइए। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, संचार माध्यम तथा सामाजिक परिवर्तन पर प्रकाश डाले। मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो अपना दादा दादी से पूछिएगा कि दादा दादी जी जब हमारे पास मोबाइल नहीं था तो लोग कैसे विकास करते थे? दादा दादी जी जब हमारे पास जो है लैपटॉप नहीं था, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कैसे विकास करते थे? दादाजी कहेंगे कि किसी से बात करना होता था तो चिट्ठी भेजते थे, या कोई मर जाते थे तो साइकिल लेकर हम लोग जाते थे और उनको घर में खबर देते थे, तब जाकर वो देखने के लिए आते थे। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे पूछा गया है कि संचार, जी हाँ, संचार का मतलब होता है मेरे भाई क्या? कि दुनिया के कोई भी घटना को जल्दी से जल्दी तक लोगों तक पहुंचाना। याद रखिएगा, संचार का मतलब होता है क्या सर? तो दुनिया के कोई भी खबर को घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं भाई, उसे हम लोग बोलते हैं संचार। संचार के माध्यम से ही दोस्तों आज व्यापार को बढ़ावा मिली। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज मैं फोन करूंगा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से बात हो रही है क्या? हाँ सुनो ना, हमारे यहाँ पे झारखंड में बहुत सारा कोयला है, कुछ कोयला लेकर जाओ और वहां से ना आप लोगों का वहां पे कृत्रिम बादल बन रही है ना, यहाँ पे हमें कृत्रिम बादल भेज दो। कृत्रिम बादल मतलब होता है बटन दबाएंगे तो बारिश होगा। ठीक है, भेज दो। ठीक है, भेज दोगे ना? हाँ ठीक है। तो मेरे भाई वो क्या कर दिया, मुझे भेज दिया। तो इससे क्या हुआ मेरे भाई? हमारे किसके माध्यम से हुआ? तो संचार के माध्यम से। ठीक है, वही चीज आपसे कह रहे हैं कि संचार जैसे ही आया, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविजन या लैपटॉप या दोस्तों इंटरनेट जैसे ही आया, तो हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन हुई, क्या क्या चेंजेस हुआ, ये आपसे पूछा गया है भाई। गौर से देखिएगा मेरे भाई, क्या क्या चेंजेस हुई, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई क्या क्या चेंजेस हुआ। संचार माध्यम, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या कहा गया? संचार माध्यम लोगों तक दैनिक घटनाओं की सूचना पहुंचाते हुए। संचार के माध्यम से ही कोई भी घटना घटती है ना मेरे भाई, तो हमारे पास तक पहुंचती है भाई। याद रखिएगा, संचार के माध्यम से ही कोई भी घटना घटती है मेरे भाई, तो हमारे पास तक पहुंचती है। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। ठीक है, संचार माध्यम से सामाजिक परिवर्तन होता है भाई। संचार माध्यम से क्या हुआ? सामाजिक में परिवर्तन हुआ। जन संचार के द्वारा नए विचारों का प्रसारण परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। मेरे दोस्तों जब मैं आप लोगों को बता रहे थे, जब मैं दोस्तों आपको संचार के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि संचार उसे कहते थे जो दोस्तों एक समय था जब हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाते थे, उसे हम लोग बोलते थे क्या? संचार। जैसे दोस्तों हमारा संचार की सबसे पुरानी शैली क्या है? पत्र लेखन। क्या मेरे भाई? पत्र लेखन। तो जैसे जैसे दुनिया दोस्तों डेवलप होने के बाद ये दुनिया पूरी तरह से मेरे दोस्तों किस पर कायम हो गई? तो बताएंगे सर, ये दुनिया पूरी तरह से कायम हो गया दोस्तों हमारा संचार, जनसंचार पर। अब मैंने कहा कि आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, हम घर बैठे हम किसी भी व्यक्ति से आराम से बात कर सकते हैं। हम घर बैठे किसी भी व्यक्ति से कोई भी सूचना को हम प्राप्त कर सकते हैं और हम भेज भी सकते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई? जनसंचार। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे लाडला? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? जनसंचार। ठीक ना? तो जनसंचार के द्वारा नए विचारों का प्रसारण परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। मनोवृत्ति और मूल्य में परिवर्तन लाने के अतिरिक्त सूचना नवीन कौशल और तकनीकी का ज्ञान भी प्रदान करती है। और दोस्तों मनुष्य के विकास तो हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ दोस्तों नया नया जो टेक्नोलॉजी है, नया नया जो दोस्तों आविष्कार है, ये किसकी देन है भाई? जनसंचार की देन है। नहीं, मैं गया भाई दोस्तों जंगल में, जैसे मैंने
थोड़ा सा मिट्टी को खोदा तो मुझे दोस्तों वहां पे क्या मिल गया भाई, कोयला मिल गया। मैं तुरंत फोन किया, अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, यहाँ पे मैंने बैल चराने के लिए आया था ना, तो मुझे यहाँ पे खोदते समय मुझे कोयला मिल गया, आइए आइए जल्दी से कोयला देखिए। किसके माध्यम से हुआ? जनसंचार के माध्यम से, ठीक है ना। तो सूचना लोगों के मानसिक ज्ञान की सीमा के विस्तार में सहायता पहुंचाती है भाई। और दोस्तों कोई भी सूचना पहुंचती है हमारे पास तक तो हमारे कौशल में दोस्तों क्या होती है? सुधार होता है। यस ये नो, जैसे दोस्तों अभी लड़की लोग ज्यादा मैगी खाती है, क्या सर? लड़की लोग अभी ज्यादा क्या करती है भाई? मैगी खाती है। जब मैगी खाते हैं ना भाई, तो ये मैगी बहुत ही गंदा चीज होता है, ठीक है। आप एक दोस्तों क्या हुआ, एक हमारे जनसंचार के माध्यम से लोगों को गांव-गांव तक दोस्तों पहुंचाया गया ये मैसेज कि मैगी खाने से हमें विभिन्न प्रकार की यकृत में यानी लिवर में बीमारी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये किसके माध्यम से हो रही है सर? हमारा जनसंचार के माध्यम से। यानी ये जो मैं ऐड चलाया हूं ये किसके माध्यम से हो रही है भाई? तो बताएंगे सर हमारा जनसंचार के माध्यम से हो रही है भाई। यस ये नो, यहाँ पे वही कह रहे हैं कि सूचना लोगों के मानसिक मतलब दोस्तों लोगों को ज्ञान दिया कि आप जो मैगी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये गलत है। तब लोगों ने दोस्तों 100 में से 10 गो लोगों ने खाना छोड़ दिया, 90 गो लड़की है वो खाएगी। लड़की लोग माना नहीं करते भाई, है ना। चलिए आइए सर, सूचना लोगों के मानसिक ज्ञान की सीमा के विस्तार में सहायता पहुंचाती है। समाचार पत्र आज सही अर्थ में जन माध्यम बन गया है। समाचार पत्र क्या है? आज जन माध्यम बन गया। जन माध्यम मतलब समाचार जो है आज जन जन तक पहुंच रही है। यानी दोस्तों आज समाचार जो है जन जन का मतलब होता है प्रत्येक लोगों तक पहुंच रही है। एक समय था मेरे भाई, ये जब हमारा आज से बात करें भाई 20 साल पहले की बात करें तो उस समय ना भाई सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ये नॉलेज मिलती थी। वही व्यक्ति को दोस्तों ये नॉलेज मिलता था जो व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ते थे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे न्यूज़ पेपर के माध्यम से मुझे नॉलेज मिला कि फलाना जगह में बाढ़ आई है, फलाना जगह में ढकना हुआ है, उसमें ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। और अगर मैं अपने बात को दूसरे लोगों तक शेयर किया तो उन तक पहुंचेगी। लेकिन दोस्तों आज हमारी जनसंचार के माध्यम से हमारे समाज में कोई भी दोस्तों न्यूज़ आती है वो जन जन तक दोस्तों क्या होती है? पहुंचती है भाई। क्या होता है? जन जन तक पहुंचती है भाई। यानी प्रत्येक व्यक्ति तक दोस्तों क्या होती है भाई? वो पहुंचता है। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। समझ गए भाई? कहीं कोई डाउट नहीं है भाई? मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ रही है भाई। टेलीविजन भी मनोरंजन और सूचना के प्रसारण का सामान्य स्रोत बन चुका है भाई। और दोस्तों आज हमारा टेलीविजन यूज कर रहे हैं भाई, ये हमारा इंटरटेनमेंट है भाई। हमें तो नॉलेज दे ही रहा है भाई। ऐड देख रहे हैं, प्रचार हो रही है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मेरा नाम है वॉशिंग पाउडर निरमा। इससे हमें क्या पता चला कि हम जितने सारे कंपनी का निरमा है सबको छोड़ के मैं वॉशिंग पाउडर निरमा की यूज करूं। ये तो हुआ ही हुआ भाई। इसके बाद भी दोस्तों हमें इंटरटेनमेंट की दोस्तों मनोरंजन करवाते हैं। जैसे सास भी कभी बहू थी, सब काम छोड़ के लड़की लोग यही देखती है कि ससुराल जाएंगे और सास की कुटाई होगी, जो नागिन डांस बनकर है ना उसकी कुटाई होगी, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि सर टेलीविजन भी मनोरंजन और सूचना के प्रसारण का सामान्य स्रोत बन चुका है। सूचनाओं ने परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज किया। नहीं मेरे भाई, सूचना के माध्यम से ही आज हमारा चेंजेस हुए ना जिंदगी में, या दोस्तों हमारे दुनिया में जो परिवर्तन हुआ है ना वो किसकी देन है भाई? तो बताएंगे सर हमारा संचार की देन है। याद रखेगा, नए विचार स्थान और पदार्थों के विषय में अब लोग अधिक जानने लगे हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी जगह के बारे में हो, या दोस्तों कोई सामान के बारे में हो, लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल रही है। कैसे? तो बताएंगे सर संचार के माध्यम से। सूचनाओं के विभिन्न माध्यमों से सांस्कृतिक परिवर्तन का सूत्रपात हो रहा है। सूचना के आधुनिक माध्यम ने नई सांस्कृतिक चुनौती को भी जन्म दिया है। अब पारंपरिक सामूहिक गतिविधि तेज हो रही है। अब जो दोस्तों हमारा पारंपरिक, यानी सर मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं भाई, जैसे मैं दोस्तों आज हमें कलम से लिख रहा हूं, ये मेरा 6000 का दाम है कलम, ठीक है भाई। तो 6000 कलम से लिख रहा हूं, तो मेरे घर के अगल बगल में दोस्तों ये देख रहा है ये बंदा बेचारा भीख मांगता था और 6000 का कलम से कैसे लिख रहा है। तो मेरा देखा देखी में दोस्तों जब उनको पता चला कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ा हूं, मैं चोरी चपोटी नहीं किया हूं, तब दोस्तों वो भी सोचेंगे कि मुझे भी मेहनत करके आगे बढ़ना है। क्या मुझे भी दोस्तों क्या करना है? मेहनत करना है, इससे भी मुझे आगे बढ़ना है। ये दोस्तों किसकी देन है? याद रखिएगा जनसंचार की देन है। इस चीज को ख्याल रखिए भाई। ये था सर हमारा संचार माध्यम तथा सामाजिक परिवर्तन में प्रकाश, ठीक है। आइए सर भूमंडलीकरण क्या है सर? आइए सर बात करते दोस्तों हम लोग भूमंडलीकरण के सकारात्मक परिणामों की विवेचना करें। आखिर भूमंडलीकरण है क्या सर? सबसे पहले दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? गौर से सुनिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में स्टाम्प पेपर में
स्टाम्प पेपर लगा लीजिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100 नहीं 200% छपेगी। स्टाम्प पेपर में स्टाम्प लगा ले, ये पेपर, ये क्वेश्चन जो है ये 100 नहीं 200% आपके पेपर में छपेगी। क्या छपेगी भाई, गौर से सुनिएगा कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। भूमंडलीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू के बारे में वर्णन करें। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं और भूमंडलीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू के बारे में वर्णन करें। सबसे पहले दोस्तों आते हैं सर भूमंडलीकरण है क्या, और दोस्तों फिर सकारात्मक पहलू क्या है, मतलब लाभ क्या है और हानि क्या है, इस पर हम लोग बहस करेंगे। सबसे पहले जाने भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों भूमंडलीकरण उसे कहते हैं जब दुनिया के सभी बाजारों को हम लोग एक जैसा समझ लेते हैं, तो उसे हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं। पूरी दुनिया, भूमंडलीकरण का सीधा सीधा अर्थ होता है कि दुनिया के सभी बाजारों को एक जैसा समझना। याद रखिएगा, समझ गए भाई। जैसे दोस्तों हम लोग 3 को फ्रेंड है, एग्जांपल दे रहा हूं, एक फ्रेंड राम, मोहन और दोस्तों प्रिंस। राम, मोहन, प्रिंस, तीनों फ्रेंड हम लोग इतना गहरा है मेरे भाई, इतना गहरा है मेरे दोस्तों कि मेरे पॉकेट से अगर वो 10 रुपया निकाल भी लेगा ना भाई, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पॉकेट से अगर हम 10 रुपये निकाल भी लेंगे ना मेरे भाई और मैं अपने जेब में डाल देंगे, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा दोस्ताना संबंध इतना हो चुकी है, यानी बिना रोक टोक का दोस्तों हम उसके पॉकेट से 10 रुपये निकाल लिए और वो मेरे पॉकेट से 10 रुपया निकाल लिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हमारा फ्रेंडशिप बढ़ा। इसी तरह से दोस्तों हमारा भूमंडलीकरण होती है। भूमंडलीकरण का सीधा सीधा अर्थ होता है कि दुनिया के सभी बाजारों को एक जैसा समझिए। भूमंडली का अर्थ होता है, भूमंडलीकरण का अर्थ होता है कि दुनिया के सभी बाजारों को एक जैसा समझना। दुनिया के सभी बाजारों को एक जैसे समझना, इसी को बोलते हैं क्या, भूमंडलीकरण। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, भूमंडलीकरण। ठीक है, क्यों मेरे भाई, देखिएगा भूमंडलीकरण से क्या होती है कि दुनिया का कोई भी देश किसी भी देश में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। दुनिया के कोई भी देश किसी भी देश में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। दुनिया के कोई भी देश किसी भी देश में जाकर के टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं। दुनिया के कोई भी देश किसी भी देश में जाकर के अपने शिक्षा को हासिल कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय दोस्तों अपने रोजगार पाने के लिए वह विभिन्न देशों में जा सकते हैं। किसके माध्यम से? ये हमारा भूमंडलीकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से मेरे लाडला? ये हमारा भूमंडलीकरण के माध्यम से। यानी बिना रोक टोक का जब हम दोस्तों तकनीकी, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और दोस्तों रोजगार के लिए विभिन्न देशों के पास जाते हैं बिना रोक टोक का, और दोस्तों जब वो हमारे देश आते हैं तो इसी को बोलते हैं भाई भूमंडलीकरण। साधारण भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, इसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या, भूमंडलीकरण। ठीक है भाई, भूमंडलीकरण का सकारात्मक पहलू क्या है? सकारात्मक का मतलब होता है सर लाभ क्या है। तो भूमंडलीकरण से हमारा प्रॉफिट ये है कि हमारे देश में अगर डॉक्टर की कमी है और हमारे देश में दोस्तों इंजीनियर ज्यादा है, तो मेरे दोस्तों हमारे देश का इंजीनियर वो दूसरे देश में जाकर के सर्विस देंगे। और हमारे देश में जो डॉक्टर की कमी है, मैं अमेरिका जाऊंगा और कहूंगा मेरे देश में डॉक्टर की कमी है, आइए और कितना पैकेज लीजिएगा, कितना वेतन लीजिएगा, बताइए। ये कैसे हो पाई भाई? भूमंडलीकरण से। कैसे हो पाई मेरे भाई? भूमंडलीकरण से। ये कैसे हो पाया मेरे भाई? तो बताएंगे सर, ये हमारा भूमंडलीकरण से हो पाई है भाई। ठीक है भाई। दूसरी बात मेरे दोस्तों, हमारे देश में दोस्तों मान के चलिए हमारे देश में, और दूसरा लाभ क्या है सुनिए, हमारे देश में दोस्तों जमीन है, ठीक है, और हमारे देश के पास पैसा नहीं है। अमेरिका के पास पैसा है पर जमीन नहीं है। वो क्या करेंगे? भारत के लोगों से बातचीत करेंगे, कहेंगे भारतवासियों क्या आपके पास जमीन है? हम लोग कहेंगे हाँ भाई जमीन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहेंगे बिल्कुल हमारे पास जमीन है। कहेंगे मेरे पास पैसा है, क्या हम लोग दोनों मिलकर वहाँ फैक्ट्री स्थापना कर सकते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहेंगे बिल्कुल आइए और आपका स्वागत है कि आप फैक्ट्री की बनाइए, और फैक्ट्री बनाने के बाद सामान को उत्पादन कीजिए और इसे दुनिया के बाजारों में बेचिए, आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा लाभ होगा। बहुत सारे लाभ है मेरे भाई, सिर्फ इतना ही लाभ नहीं है भाई। नुकसान की बात कर रहा हूँ। भूमंडलीकरण का नकारात्मक पहलू की बात करूं, यानी सर भूमंडलीकरण का जो हमारा हानि है, लॉस क्या है भाई? सुनिए, भूमंडलीकरण से अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं, गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों भूमंडलीकरण में सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े फैक्ट्री को ही दोस्तों बढ़ावा मिलेगा, बड़े बड़े कंपनी को ही दोस्तों सिर्फ बढ़ावा मिलेगा। जैसे एप्पल्स हो गया, सैमसंग हो गई, एलजी हो गया, याद रखिएगा दोस्तों, जैसे हमारा डूरासेल हो गई, ये सब कंपनी को ही दोस्तों बड़े बड़े मार्केटिंग में दोस्तों वैल्यू है। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि गरीब लोग गरीब क्यों हो रहा है भाई? तो गरीब लोग गरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि गरीब के सामानों को कोई खरीदेगा नहीं भाई। गरीब के सामानों को आप कोई खरीदेंगे
नहीं। जब गरीब के सामानों को कोई नहीं खरीदेंगे मेरे दोस्त, तो गरीब और गरीब होते चले जाएंगे। ये नकारात्मक पहलू है भाई, ठीक है ना। आइए सर, आपसे सकारात्मक पूछा गया है, सकारात्मक की बात करें। पहला पॉइंट, भूमंडलीकरण के कारण विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। विदेशों में दोस्तों जाकर के हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किए और दोस्तों वहां पे कंपनियां स्थापित किए और वहां से जो भी प्रॉफिट हुआ वो भी उनको दे दिए थोड़ा सा, और हम अपने देश में लाए और हमारे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई। दूसरा पॉइंट है सर, क्या भूमंडलीकरण के कारण रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई। कहीं ना कहीं मेरे भाई, जब हमारे देश में फैक्ट्री नहीं है और विदेशी कंपनियां आकर के हमारे देश में फैक्ट्री स्थापित करेगी तो हमारे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगी। यहाँ पे वही चीज कह रहा है, भूमंडलीकरण के कारण रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, भूमंडलीकरण के कारण विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने लगी। अब क्या होगा दोस्तों, जब हमारे देश में हमारे देश में जमीन है और उनके देश में क्या है मेरे भाई, तो उनके देश में मेरे भाई क्या है, तो बताएंगे सर उनके देश में पैसा है। तो दोस्तों जब हमारे देश में जमीन है, उनके पास पैसा है, जब हम लोग दोनों मिलकर दोस्तों फैक्ट्री का स्थापना किए, सामान का उत्पादन किए, इससे क्या होगा भाई कि उनका भी दोस्तों प्रॉफिट हुआ, मेरा भी प्रॉफिट हुआ, उनके भी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, हमारे देश की भी आर्थिक स्थिति क्या हो गई भाई, मजबूत हो गई। समझे मेरे भाई, समझिए, सिर्फ सुनिए मेरे भाई, सुनने की कोशिश कीजिए। तो भूमंडलीकरण के कारण विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने लगी। अगला क्वेश्चन है सर कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम को उजागर करें। अच्छा मेरे दोस्तों, हमारे देश में जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या कारण हुई भाई, हमारे देश में जनसंख्या बढ़ने से क्या किस किस चीजों की कमी हुई, क्या क्या परिवर्तन हुआ हमारे देश में जनसंख्या बढ़ेगी। तो मेरे दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। भारत में दोस्तों जनसंख्या वृद्धि बहुत जबरदस्त होती है। जनसंख्या वृद्धि से दोस्तों रोजगारों में कमी आती है। जनसंख्या वृद्धि से दोस्तों जमीनों में कमी आएगी। जब हमारे धरती में दोस्तों जमीन कम होने लगेंगे तो हम फैक्ट्री को कहाँ पे स्थापित करेंगे। जब हम फैक्ट्री को स्थापित नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ पे वही चीज आप लोगों से कहा जा रहा है मेरे भाई, गौर से सुनिएगा, सिर्फ सुनिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न परिणाम या प्रभाव हुए जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट देखिए मेरे भाई, भारत में जनसंख्या वृद्धि होने से लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई। बिल्कुल भाई, भारत में जनसंख्या वृद्धि होगी ना भाई तो जीवन स्तर में गिरावट होगी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अभी जो हम लोग दोस्तों मोदी सरकार या जो भी सरकार हमें 5 किलो राशन देती है ना भाई, ये राशन जो चावल होती है ना, ये पॉलिश किया हुआ चावल होती है, जो दोस्तों हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। इस चीज को ख्याल रखिएगा, पॉलिश किया हुआ चावल होती है और ये चावल को दोस्तों हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आप सर पॉलिश किया हुआ चावल क्यों दे रहे हैं भाई, क्योंकि दोस्तों पॉलिश किया हुआ चावल ज्यादा मात्रा में दोस्तों क्या होती है, उत्पादित होती है। अगर दोस्तों वो हमें अच्छे चावल देने लगे तो दोस्तों 1 महीना भी नहीं देंगे और देश के अंदर में जितने सारे चावल है वो सारा खत्म हो जाएगी। गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों अगर हमारे देश की आबादी कम होती, अभी मान के चलिए सर 150 करोड़ है, अगर मेरे भाई सिर्फ हमारे देश की आबादी अगर 50 लाख होता तो क्या मेरे भाई मोदी सरकार हमें शुद्ध चावल देते या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल वो शुद्ध चावल देते। अभी दोस्तों पॉलिश किया हुआ चावल इसलिए वो दे रहे हैं क्योंकि मेरे भाई हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है। जब हम पॉलिश किया हुआ चावल को खाएंगे तो हमारे जीवन स्तर में दोस्तों कोई सुधार होगी नहीं, हमारे जीवन स्तर में क्या होगी, गिरावट आएगा। हम नहीं रहेंगे स्वस्थ तो हम कैसे विकास करें, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि होने से लोगों के जीवन स्तर में गिरावट हुई क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम हुई। प्रति व्यक्ति आय क्या हुआ भाई, कम हुई। आय में वृद्धि तो आवश्यक हुई लेकिन अनुपात कम है भाई, याद रखिएगा। इनकम में तो वृद्धि हुआ लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिए जनसंख्या ज्यादा थी। जिस एग्जांपल में दे रहा हूं मेरे भाई कि मेरे पास 50 रुपया है, ठीक है भाई, सॉरी मेरे पास क्या है भाई 50,000 रुपया पैसा है, मेरे 5 को बेटा है भाई, ठीक है। तो मेरे 5 को बेटा तो मैं सबको कितना कितना दूंगा भाई, मैं 10 हजार करके दूंगा। जब मेरे दोस्तों में 10 हजार करके दिया तो सबको मिला कितना, 10,000। अगर मेरे दोस्तों ये पैसा मेरा सिर्फ 2 बेटा होता तो मैं 25,000 करके देते, तो जब 25,000 रुपया करके मैं देता दोस्तों उन दोनों बेटे को, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों उन 25,000 के वजह से वो दोस्तों कुछ ना कुछ वो आर्थिक स्थिति को अपने आप मजबूत कर लेते। समझ रहे ना भाई। ऐसा ही दोस्तों यहाँ पे होता है क्या कि भारत में जनसंख्या वृद्धि होने से लोगों के जीवन स्तर में गिरावट हुई क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम हुई। आय में वृद्धि तो आवश्यक हुई लेकिन अनुपात कम हो गई भाई। आगे देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 2, भारत में जनसंख्या वृद्धि होने से बेरोजगारी में भी वृद्धि होने से, याद रखें भारत में जनसंख्या वृद्धि होने से बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई। भारत में जनसंख्या वृद्धि होने से बेरोजगारी में भी दोस्तों क्या हुआ भाई, वृद्धि हुई भाई। इस चीज को ख्याल रखेगा।
भारत में जनसंख्या वृद्धि होने से बेरोजगारी में भी क्या हुई भाई, वृद्धि हुई। बहुत से लोगों को सालों भर रोजगार नहीं मिल पाते हैं भाई, बिल्कुल भाई, बहुत सारे ऐसे हमारे भारत के लोग हैं मेरे भाई जिनको सही तरीके से रोजगार तक नहीं मिल पाते। बहुत सारे हमारे धरती पे ऐसे लोग हैं मेरे भाई भारत में खास करके कि उनको सही तरीके से दोस्तों रोजगार नहीं मिल पाते, सालों साल दोस्तों वो घर पे बैठे रहते हैं भाई, है ना। तो लोगों को सालों साल रोजगार नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी आमदनी कम हो जाती है, उनके जीवन स्तर में गिरावट होने लगते हैं मेरे दोस्तों। अगर वो सही तरीके से अगर एवरीडे काम करते हैं और अगर 200 रुपया उनको इनकम होते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे भाई महीना में एक बार दोस्तों मीट मछली का वो उपयोग जरूर करते हैं, जिससे उनके शरीर की आर्थिक शरीर की जो बनावट है भाई उसमें क्या भाई ग्रोथ होते। लेकिन दोस्तों जब वो सालों साल बैठा हुआ है तो मेरे भाई उसका एक धनिया पत्ता भी खरीदने का पैसा नहीं है, उससे क्या होगा भाई उनके जो शरीर की बनावट है इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होगी भाई, गिरावट होगी। तीसरा पॉइंट सर सुनिएगा कि भारत में जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण कुछ प्रभाव और भी पड़े। क्या प्रभाव पड़ा, जैसे परिवार में संपत्ति और जायदाद में बंटवारा होने लगा। मेरे भाई अगर मेरे बाप का एक बेटा होता और 10 डिसमिल अगर जमीन होता तो मेरे दोस्तों मुझे कितना मिलता, 10 डिसमिल, ठीक है। उन 10 डिसमिल में मैं 5 डिसमिल में एक फैक्ट्री स्थापित कर देते और 5 डिसमिल में मेरे भाई क्या करते, मैं घर द्वार बना लेती। लेकिन मेरे भाई अगर मेरे बाप का 5 को बेटा होगा तो 5 बेटा को दोस्तों 2-2 डिसमिल मिलेगा और 2 डिसमिल में घर सही से नहीं बन पाते भाई, है ना। तो हम कहाँ फैक्ट्री स्थापित करेंगे। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि होने के कुछ प्रभाव और भी बड़े हैं, जैसे परिवार में संपत्ति और जायदाद में बंटवारा होने लगा, जिसका बुरा प्रभाव परिवार और समाज पर पड़ा है। जिसका बुरा प्रभाव क्या पड़ा है मेरे भाई, समाज और परिवार पर पड़ा है। साथ ही जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। और दोस्तों दिन प्रतिदिन जनसंख्या जब बढ़ेगी ना भाई, दिन प्रतिदिन जनसंख्या जब हमारे बढ़ेगी ना तो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के दोस्तों प्रभाव देखने को मिलेंगे, है ना। कुपोषण का आज हम लोग ज्यादा शिकार हो रहे भाई, क्यों, क्योंकि दोस्तों हम उनको सही तरीके से पोषण नहीं दे पा रहे, जो हमें देना चाहिए दोस्तों वो पोषण हम सही तरीके से नहीं दे पा रहे मेरे भाई, जिस कारण से वो कुपोषण का शिकार हो जा रहे हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं मेरे भाई किसी छोटे छोटे बच्चे को देखिए पेट बाहर आ जाता है भाई, और दोस्तों गर्दन पेट पीठ क्या होता है भाई, पतला हो जाते हैं, ये हमारे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि तब वो जब छोटे थे मेरे भाई तो उसे हम सही तरीके से पोषण नहीं दे पा रहे थे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, वर्ग क्या है भाई, वर्ग व्यवस्था की विशेषता का वर्णन करें। वर्ग क्या है, वर्ग व्यवस्था के बारे में क्या करना है भाई, वर्णन करना है भाई, ठीक है। चलिए सर अब ध्यान से देखेंगे मेरे भाई अगला क्वेश्चन।